बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। जी क्लास, कल की क्लास में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और जाके अपने घर में भी देखा होगा। कोई चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लें। शुरू की क्लास के ना 10 मिनट हम रखा करेंगे, 5-10 मिनट, वो इसी तरीके पिछली चीज़ों के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था रिकग्निशन, जिसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी और रिलायबिलिटी पढ़ा था। जी 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 सर, प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने इनफ्लो फॉर एसेट और आउटफ्लो फॉर लायबिलिटी पढ़ा था, ये ज़रा रिपीट करिएगा। हाँ, इसमें कंसेप्ट ये है, देखिए रिकग्निशन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम रिकग्निशन की बात करें तो रिकग्निशन से मुराद होती है कि व्हेन वी वांट टू ऐड सम आइटम इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कब हम एक आइटम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आइटम जो ऐड होगा, अगर वो एसेट है, एसेट के बारे में बात हो रही है, तो एसेट के बारे में बात ये होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लो और रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। किसी एसेट के बारे में ये दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए कि उसकी इनफ्लो ऑफ बेनिफिट्स, यहाँ पे इनफ्लो ऑफ बेनिफिट्स या इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। यानी किसी एसेट को आप उस वक्त बुक्स का पार्ट बनाएंगे जब आपको ये प्रोबेबिलिटी हो कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है उसका इनफ्लो होगा, ठीक है। और वो जो एसेट की वैल्यू आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं उसकी मेजरमेंट की रिलायबिलिटी होगी, ठीक है। तो एसेट की कंडीशन, एसेट के केस में ये दो कंडीशंस मीट होना ज़रूरी है। अगर ये लायबिलिटी की बात होगी, इफ़ वी वांट टू टॉक अबाउट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी के केस में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और नंबर 2 क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। ये रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट दोनों के अंदर मौजूद है। तो मैंने इसको कंबाइन कर दिया था कि अगर एसेट की बात हो रही है तो वहाँ पे हम इनफ्लो की बात करेंगे, और अगर लायबिलिटी की बात हो रही है तो वो आउटफ्लो की बात होगी। तो बेसिकली जो दो कीवर्ड्स हैं वो ये हैं, प्रोबेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ये दोनों कीवर्ड इधर भी हैं और दोनों कीवर्ड इधर भी हैं, लेकिन एसेट के केस में इनफ्लो की बात होगी, लायबिलिटी के केस में आउटफ्लो की बात होगी। ये है जी कॉन्सेप्ट। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। जी सर जी वालेकुम। एमसीक्यू नंबर 39 हमने कल पढ़ा था, रेलेवेंस का प्रिडिक्टिव वैल्यू से।
हाँ किया था, हाँ। उसका सर जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रिडिक्टिव वैल्यू बेसिकली जो रेलेवेंस है ना, उसके नीचे 3 आइटम होते हैं ना, मटीरियलिटी, ठीक है, कंफर्मिटी वैल्यू, प्रेडिक्टिव वैल्यू, ठीक है। और जो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आई थिंक कंप्लीटनेस होता है, न्यूट्रलिटी होता है और फ्री फ्रॉम एरर होता है। तो उसमें उन्होंने आपको 3 आइटम दिए हुए थे ना, मेरा ख्याल है। अब मैं एकदम वो जी सर, खोलूं। 3 से कम। हाँ, तो 3 में देखे ना कि फेथफुल की अम्ब्रेला के अंदर 2 आ रहे हैं ना, वो आपने 2 टिक लगा लिए थे, और जो रेलेवेंस में 1 आ रहा है वो उसको रेलेवेंस के कॉलम में टिक लगा दिया था। जी सर, ठीक है जी सर, थैंक यू। जी जी। और ये जो एमसीक्यू मैं आपको देता हूँ ना होमवर्क के लिए, ये आप लोगों ने करने हैं जी, ठीक है। इसको आपने कर लिया होगा, आई होप कि आपने आगे 50 तक मैंने आपको एमसीक्यू करने को कहा था। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो प्रोफेशनल हजरात हैं सब ने 50 तक कर लिया होगा। डेली का काम डेली तक कंप्लीट करें। इसीलिए ये शुरू के 10-15 मिनट में आपको दूंगा, ताकि ये चीज़ें कोई पिछली कोई चीज़ें हैं वो क्लियर कर लें। अगर नहीं किए तो इसको कर लें। अभी वो खोलें ना अपना, और जल्दी से 5 मिनट लगाएं। और जहाँ तक मैंने कल स्टॉप किया था, आई थिंक मैंने 44 या 43 पे स्टॉप किया था, उसके बाद क्विकली 50 तक कंप्लीट कर लें। और अब थोड़ा सा काम तेज़ हो जाएगा, क्योंकि अब स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गए हैं, अब न्यूमेरिकल्स के एमसीक्यूज बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अब आज की क्लास में आप देख लेंगे कि काफ़ी ज़्यादा अब न्यूमेरिकल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो यू नीड टू वर्क ऑन डेली बेसिस, ठीक है। वो मैं ये आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा रमज़ान का भी इम्पेक्ट होता है इस टाइम के ऊपर, लेकिन बहरहाल अब ये मजबूरी है। अब क्लासेस हमारी इस टाइम पे स्टार्ट हुई हैं, we have to manage that, or we are now professional, we are not going to be professionals, and professionals are those who handle who manage crisis situation well, ठीक है जी। तो प्लीज डू दैट थिंग। कोई एमसीक्यू आपको अगर इसमें क्लियर नहीं हो रहा 44 से लेकर ऑनवर्ड 50 तक, तो आप मुझे डिस्कस करें। मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एमसीक्यू बैंक आपके पास हार्ड कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। इसके अंदर आप साथ साथ उसको सॉल्व करी जाएं, और जो जो कैलकुलेशंस मैं करवाता जाऊंगा वो साथ साथ उसके साथ साथ करी जाएं, ठीक है। तो ये 43 से स्टार्ट कीजिए। 43 से स्टार्ट करवा दें जी। जी सर, साथ साथ डिस्कशन भी हो जाएगी, एक फिर जिन्होंने नहीं किए वो भी हो जाए। चलें जी, अब एक दफ़ा हम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम से हम फिर क्यूरीज डिस्कस किया करेंगे सिर्फ, ठीक है। क्योंकि टाइम हमारे पास ना शॉर्ट है, इवन के 90 आवर्स भी हमारे पास फिर कम पड़ जाएंगे अगर हम इस तरह बैक डेट पे चले। तो बहरहाल शुरू है तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं कि 43 पे भी जो फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग दी प्रिंसिपल ऑफ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, जब आप इसको डिस्कस करेंगे तो वो सब्जेक्टिव डिस्कशन होती है। बात चीज देखें ना, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि अगर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं मिसाल, और चारों ऑप्शन के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज 100, ए ऑप्शन में कोई वैल्यू 100 है, बी ऑप्शन में कोई वैल्यू 120 है, ठीक है, सी ऑप्शन में कोई वैल्यू 110 है, और डी ऑप्शन में कोई वैल्यू 140 है। तो ऑब्वियसली इसमें से कैलकुलेशन बेसिस के ऊपर आंसर कोई ना कोई एक ठीक होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये ठीक होगा, ये नहीं होता कि एक वक्त में 2 से ज़्यादा ठीक हो जाए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम इस तरह की कोई एमसीक्यूज पढ़ रहे होते हैं, जैसे आगे भी एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे, तो मैं एक से ज़्यादा आइटम जो है ना वो ठीक लग रहे होते हैं, उसमें फिर डिस्कशन करके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम जो होता है ना वो फिर हम सेलेक्ट करते हैं, जिसकी जिसकी पावर ज्यादा होती है ना, फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 43 की बात करें, तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो 3 चीजें हमारी होनी चाहिए। एक तो फ्री फ्रॉम एरर है, ठीक है, उसमें उसके बाद न्यूट्रलिटी है, और तीसरा उसमें जो कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस है, या उसमें आप कह सकते हैं कि ओवरऑल चीजें आपने डिस्क्लोज की हैं, ठीक है। तो इसमें शोइंग लीज पेमेंट्स एज रेंटल एक्सपेंस, ठीक है, ये किसी भी सूरत में फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि लीज पेमेंट्स कभी भी रेंटल एक्सपेंस नहीं हो सकती। अब रेंटल एक्सपेंस लीज पेमेंट का नहीं रिकॉर्ड होता,
उसका रीजन ये है कि लीज पेमेंट्स को अब हम किसी और तरीके से डील करते हैं। IFRS 16 अपडेट हो गया हुआ है। अब लीज पेमेंट जो है वो रेंटल एक्सपेंस नहीं है, लीज पेमेंट जो है वो रिडक्शन इन लीज ऑब्लिगेशन होती है। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप लीज पेमेंट को रेंटल एक्सपेंस कहते हैं तो आप गलत चीज रिपोर्ट कर रहे होंगे। Being prudent by recording the entire amount of convertible loan as liability. Convertible loan basically दो कंपोनेंट होते हैं इसके, ठीक है। तो कन्वर्टेबल लोन एक इक्विटी कंपोनेंट होता है, ठीक है। अगर आपने फाइनेंस पढ़ी हो तो वहां पे एक कन्वर्टेबल लोन होती है और एक डेट कंपोनेंट होता है। क्यों डेट कंपोनेंट होता है जी? कि जब आप एक बॉन्ड होल्डर को कन्वर्टेबल लोन इशू करते हैं तो आप उसको ये ऑप्शन देते हैं कि किसी भी टाइम पे फ्यूचर में आप इस पैसे को इक्विटी में कन्वर्ट करवाते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा ना मार्जिन देते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं कि उस लोन को फिर आप एज पर स्टैंडर्ड्स दो हिस्सों में ब्रेक करके रिपोर्ट करना होता है। तो हम कुछ पोर्शन इक्विटी में रिपोर्ट करते हैं, कुछ पोर्शन डेट में रिपोर्ट करते हैं। इसको हम हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ये इंशाल्लाह हम अगर टाइम मिला तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये स्टेज 2 में जाके आपके पास डिटेल से ये सब्जेक्ट है। ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का ट्रीटमेंट होता है। ये भी गलत है कि जो चीज है उसको वैसे ही रिपोर्ट करेंगे, तो ये भी फेथफुली नहीं है, ठीक है। दिस नॉट फेथफुल। क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर स्टाफ रीलोकेशन कॉस्ट एज पर प्लान्ड रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है जी। अच्छा, बेसिकली जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है, ऑब्वियसली जब आप ये थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, जब आप रीस्ट्रक्चर करते हैं सर सर की आवाज नहीं आ रही। सर का इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया। तार हो गया था शायद। अस्सलाम वालेकुम नाजिम भाई। जी वालेकुम सलाम। नाजिम भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक जी, भाई बोलो। नाजिम भाई वो जनरल ग्रुप डिस्कशन नहीं बनाया आपने? भाई मैंने आपसे कहा था कि आप बना लें, ठीक है, और मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जिन जिन्होंने ऐड होना होगा वो ऐड हो जाएंगे। अब आपके पास तो सबके नंबर हैं, क्या कहते हैं, मोबाइल में सेव होंगे। भाई मैंने आपसे कहा था आप ग्रुप बना लें, मैं जो लिंक है ना ग्रुप का वो अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिन जिन भाइयों ने ऐड होना होगा ना जनरल डिस्कशन के अंदर वो ऐड अप हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। चलो मैं फिर वो ग्रुप से सारे नंबर ले लूंगा फिर। जी जरूर। चलो ठीक है, शुक्रिया।
जी शिजा साहब, मुझे प्लीज होस्ट बनाइएगा। मिस तबिंदा जरा कहती हैं आप उनको कॉल करके, अगर आप ऑफिस में हैं तो। शिजा साहब, ओके, जब तक मैं होस्ट दोबारा बनता हूं तो उसमें आप ये हम पॉइंट नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे कि जो आपको आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। कि जो सेल एंड रीपरचेज ट्रांजेक्शन होती है वो बेसिकली एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट होता है। इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट होती है, कोई एसेट है, वो आप किसी को सेल कर देते हैं, ठीक है, लेकिन फौरन आप उसको रीपरचेज कर लेते हैं। लेकिन जब उसको रीपरचेज करते हैं तो वो उधार पे करते हैं। जब सेल करते हैं तो वो कैश पे करते हैं, जबकि रीपरचेज उसको उधार पे करते हैं। तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो सेल्स कंसिडर नहीं की जाती, वो एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट होती है, ठीक है जी। तो इन दैट केस जो आपकी जो अरेंजमेंट है वो आप उसको लोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो ये फेथफुल आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो आपकी जो सेल एंड रीपरचेज ट्रांजेक्शन है वो अल्टीमेटली एक लोन है, वो सेल नहीं है। तो ये आप अपनी चीजों को फेथफुली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ट्रांजेक्शन को छुपा नहीं रहे आप, बल्कि आप उसको क्लियरली बता रहे हैं कि जी ये सेल हमने किया है और फौरन इसको रीपरचेज कर लिया है। ये हम एक्चुअली हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने अपने एसेट को सेल किया, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सेल एंड लीज बैक। एक सेल होता है सेल एंड रीपरचेज और एक होता है सेल एंड लीज बैक, ठीक है। तो सेल एंड रीपरचेज का मतलब ये होता है कि आप जब सेल करते हैं तो कैश पे करते हैं। भाई आपके पास एक जनरेटर था, वो आपको इस्तेमाल भी करना है, लेकिन आपके पास पैसे भी नहीं है उसको चलाने के लिए। तो क्या करते हैं, आप उसको सेल करते हैं कैश के ऊपर, और जिसको सेल करते हैं उससे वापस उसको खरीद लेते हैं। लेकिन जब खरीदते हैं आप तो उसको क्रेडिट पे खरीद लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका एसेट है वो आपके इस्तेमाल में भी रहता है, ठीक है, लेकिन वो आपका होता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने उसको अभी फिलहाल तो उसके पैसे देने हैं ना आपने अभी, ठीक है। तो ये सेल एंड रीपरचेज ट्रांजेक्शन आप नॉर्मली बैंक्स जो होते हैं वो इसको आपको अलाउ करते हैं। इस तरीके से सेल एंड लीज बैक भी होता है कि आप एक एसेट आपके पास है, वो आप इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे भी नहीं होते, तो आप क्या करते हैं, उस एसेट को सेल करते हैं और फौरन लीज बैक करते हैं। तो इसका आंसर है डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर कि आप अपनी ट्रांजेक्शन को छुपा नहीं रहे हैं, आप उसका सब्सटेंस जो है वो लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल नहीं है, ये लोन है हमारा। तो ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 44 में आपको बताया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, वो एसेट को डिफाइन करता है। ये बड़ा सिंपल इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी है जी, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 45 है। तो पॉइंट नंबर 45 में जो अभी हमने डिस्कस किया क्लास के शुरू में कि जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, ठीक है, तो वो आप देख लें तो उसके अंदर आपके ऑप्शन कौन से ठीक लगते हैं आपको। which of the following criteria needs to be satisfied in order for an element to be recognized in the financial statement? It meets it meets the definition, या उसका definition का meet करना जरूरी है। Obviously वो asset है तो asset का meet होना जरूरी है। It is probable that the future economic benefit will flow to or from, देखिए दोनों कवर हो गया इसके अंदर, एसेट भी कवर हो गया और लायबिलिटी भी कवर हो गई, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। और इट इज सर्टेन की बात तो कभी भी नहीं होती जी, ठीक है, तो ये तो खत्म, ये कट गया। द आइटम हैज अ कॉस्ट और वैल्यू, ये भी कोई इतना नहीं है। द आइटम हैज अ कॉस्ट और वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, यस दिस इज करेक्ट।
तो यहाँ पे आपका जो 1, 2 और 5 है, तो आई थिंक ये ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, दिस इज करेक्ट जी। (46) which description define information that is relevant to the users of financial statement। ठीक है जी, information that is free from error bias। ठीक है जी, अब ये तो बात हो रही है किसकी? एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर ये कॉस्ट और वैल्यू में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट और वैल्यू में, कॉस्ट और वैल्यू में बेसिकली जो वैल्यू होती है ना, ये विद इट इज समथिंग मोर ऑफ ए फाइनेंशियल नेचर। कॉस्ट ऑफ समथिंग दैट यू हैव पेड टू एक्वायर दैट। ठीक है, cost means expenditure incurred to purchase or produce any good or service। ठीक है, और वैल्यू जो होती है ना, वैल्यू मीन्स द बेनिफिट। ठीक है, नॉर्मली जो वैल्यू की डेफिनेशन होती है ना फाइनेंस के अंदर, वो होती है वैल्यू मीन्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज या बेनिफिट्स टू बी जनरेटेड फ्रॉम दैट एसेट। ठीक है जी, ये वैल्यू। कॉस्ट तो आपने उसको जो मतलब आपने एसी परचेज किया और एसी आपने परचेज करके 50,000 में खरीद करके ले आए, ये उसकी कॉस्ट है। उसकी वैल्यू क्या है कि जो उसके बेनिफिट्स हैं वो पूरी लाइफ अब वो आपको बेनिफिट देगा, उनके तमाम बेनिफिट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू आप कंप्यूट करेंगे और आज जो उसकी वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू है, वो उसकी वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट और वैल्यू का थोड़ा सा ये बारीक सा डिफरेंस है। ये बेसिकली वैल्यू ज्यादातर फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर होती है। सर फ्यूचर कैश फ्लो भी जरा डिफाइन कर लें। ये कॉमन सेंस की बात है। फ्यूचर कैश फ्लो मतलब ये है कि जो उसको फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट होंगे उस एसेट से, वो फ्यूचर कैश फ्लो है उस एसेट के, वो बेनिफिट्स है ना। फ्यूचर बेनिफिट्स है, कैश फ्लो एक ही बात है भाई। एक एसेट है, उसके लेट्स सपोज आपके पास एक मशीनरी है, प्लांट है, वो फ्यूचर में आपको प्रोडक्शन देगा, वो प्रोडक्शन आप सेल करोगे तब वो कैश जनरेट होगा ना, वो कैश फ्लो है। थैंक यू सर। ठीक है, तो फ्यूचर बेनिफिट्स या फ्यूचर कैश फ्लो एक ही बात है। और क्योंकि वो आपको डिफरेंट पॉइंट इन टाइम में मिल रहे होंगे ना, तो आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करेंगे, फिर वो वैल्यू होती है उस एसेट की। ये मोर और लेस ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट है किसी भी एसेट का, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये जो लोग उससे जो जनरेट होगी हमें कैश फ्लोस एसेट्स के रनिंग से, वो एसेट की वैल्यू कैसे हो सकती है सर? वो तो हमें ये बताया गया ना कि ये हम एसेट के इसकी वैल्यू दोनों कंपैरिजन बताया, कंपेयर करने के लिए कि हम जो वैल्यू फ्यूचर बेनिफिट्स को हमको प्रेजेंट। देखें, एसेट की वैल्यू यही है ना कि इतने वो बेनिफिट फ्यूचर में प्रोवाइड करेगा। अगर वो फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। आप उसको तो उसको बेटा अपने जो कैमरास है ना वो अपने बंद रखें। डोंट अनम्यूट योर वीडियोस, बिकॉज ये इट इज ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये इट इज नॉट सुटेबल फॉर द वीडियोस। ठीक है जी। जी, जो एक एसेट है, आप उसको एसेट कहते कब है? एसेट इसलिए कहते हैं कि उसके फ्यूचर बेनिफिट्स होते हैं। अब वो फ्यूचर बेनिफिट्स कोई लॉजिकल या कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं होती है। फ्यूचर बेनिफिट्स एक जस्टिफाइबल होना चाहिए ना। मतलब मैं कहता हूँ ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मेरा एसेट है, ये इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है क्योंकि मेरा एसेट है, क्योंकि इसमें मुझे बेनिफिट रिसीव होंगे। ठीक है, अब वो बेनिफिट क्या है उसकी आपको क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेशन जरूरी है, उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करने के लिए, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए उसकी क्वांटिटेटिव टर्म में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना जरूरी होती है। फिर कंपनी क्या करती है, वो कंपनी उसको वैल्यूज असाइन करती है उस बेनिफिट को।
ठीक है, उसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करती हैं कि भाई ये देखें ये हमें इतनी कॉस्ट सेविंग दे रहा है, ठीक है, इससे हमारा ये फायदा हो रहा है, उसके फाइनेंशियल टर्म में ये वैल्यू है। उसको फिर हम डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पॉइंट इन टाइम में, लेट्स सपोज 5 साल एसेट की लाइफ है, तो हम कहते हैं जी ये ईयर 1 में ये 1000 के बेनिफिट देगा, ईयर 2 में ये 1200 के बेनिफिट देगा, ठीक है, ईयर 3 में ये 900 के बेनिफिट देगा, ठीक है, ईयर 4 में ये 800 के बेनिफिट देगा, ईयर 5 में ये 1300 के बेनिफिट देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब चूंकि ये डिफरेंट पॉइंट इन टाइम में है, तो क्या करते हैं हम इनको सिंगल पॉइंट इन टाइम में एक्सप्रेस करते हैं, एक पॉइंट इन टाइम में इसको लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। और वो जो वैल्यू होती है वो डिस्काउंटेड वैल्यू, वो उसकी आज वैल्यू कहलाती है कि दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो बेनिफिट टू बी जनरेटेड फ्रॉम दैट एसेट, ठीक है। तो अभी शुरू में अगर किसी को ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे दीज पॉइंट्स विल बी क्लियर्ड, और जब हम वैल्यूएशन में जाएंगे इंशाल्लाह स्टैंडर्ड्स में, तो आप देखेंगे कि हम किसी एसेट की वैल्यू कंप्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मोस्टली आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, तो कैपिटल बजटिंग तो हर एक ने पढ़ी होगी ना। कैपिटल बजटिंग के अंदर क्या होता है, डिफरेंट कैश फ्लोज डिफरेंट पॉइंट इन टाइम के अंदर होता है, हम आज उसकी वैल्यू कंप्यूट करते हैं, तो वी कॉल इट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ all future cash flows to be generated from that asset are the value for that asset। डिसीजन मेकिंग तो इसके अंदर बेसिकली हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल डिसीजन। और देखें आप किसी एसेट को एसेट कहते कब है, जब उसकी कोई वैल्यू होती है। अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो आप उसको डस्टबिन में फेंक देंगे उठा के, ठीक है। अगर आपने कोई पेपर यूज कर लिया है, आप पेपर को दराज में कब रखेंगे, जब उसकी वैल्यू होगी। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं है उसको फाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। तो वैल्यू इज समथिंग that is the valuation, that is the quantitative expression for the benefits, is the monetization of the benefit is called the value। ओके जी, तो इसमें पॉइंट नंबर डी इज द करेक्ट, क्योंकि बाकी तो सारे इसके अंदर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम तो रेलेवेंस की बात कर रहे हैं। तो रेलेवेंस कब है, जब वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है जी। कंपैरेबिलिटी तो वो इनहांस क्वालिटी के अंदर आता है, प्रूडेंटली तो वो उसके अंदर आता है, फेथफुली के अंदर आता है, न्यूट्रलिटी में आता है। ये भी फेथफुल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वो रेलेवेंस की बात हो रही है। डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा 47 तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि विच डिस्क्रिप्शन इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अंडर IFRS स्टैंडर्ड। अच्छा जो प्रिंसिपल बेस है, बिल्कुल ठीक है जी, ये प्रिंसिपल बेस है, लेकिन ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। जो हमारा फ्रेमवर्क है ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये एक जनरल गाइडलाइन है जो हम स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेमवर्क हमारा जस्ट एक गाइडलाइन है, इट इज नॉट ए लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है जी। 47 तक ओके जी। ओके 48 which advantages below is not, ये not की बात हो रही है जी यहाँ पे। It likely advantage of global harmonization of accounting standards, greater comparability, ये बिल्कुल ठीक है जी कि भाई ये एडवांटेज है। हमने तो नॉट वाले की बात करनी है ना, तो ये एडवांटेज है। ग्रेटर ईज ऑफ प्रिपेयरिंग, बिल्कुल ठीक है जी, ये भी हमारा एडवांटेज है, ये तो हमारा एडवांटेज है, ये नॉट तो नहीं है। ईज फॉर लार्जर इंटरनेशनल फर्म्स, बिल्कुल ये लार्जर इंटरनेशनल फर्म्स के लिए आसानी होती है। लेकिन जो कंपैरेबिलिटी विद लीगल सिस्टम्स हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर नहीं करते। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे जो आएगा वो डी है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्योंकि ये तीनों एडवांटेजेस हैं। हमने नॉट वाले को आइडेंटिफाई करना था, यानी हमने एक तरह से जो एडवांटेज नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना था। ओके जी 49 के अंदर विच 3, अब उसने 3 आइडेंटिफाई करने हैं आपने। विच 3 ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ अप्लाइंग प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क रादर देन रूल बेस्ड फ्रेमवर्क, ठीक है। रूल बेस्ड फ्रेमवर्क मैंने आपसे कहा था कि जो जहाँ पे सिचुएशनल आपको
आइटम्स दिए होते हैं और आपको बताया होता है भाई ये सिचुएशन हो तो आपने ये वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना है, अगर ये सिचुएशन हो तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना है। इन दैट केस इट इज ए रूल बेस्ड सिस्टम। लेकिन प्रिंसिपल बेस के अंदर आपको एक तरह से प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी होती है। तो ये जो जो है ना क्या कहते हैं स्टैंडर्ड जो है वो ज्यादा बेहतर होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके जी, इट अवॉइड्स फायर फाइटिंग वेयर स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड इन द रिस्पांस टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एट देयर राइज। भाई देखिए ना, अगर आपके रूल बेस्ड होगा तो कोई रूल अगर आपका एग्जिस्टिंग डिफाइन नहीं है तो आपको उसके लिए नए रूल बनाने के लिए फायर फाइटिंग करवानी पड़ेगी। जी जल्दी जल्दी इसका रूल बना के दें ताकि हम ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें, क्योंकि एग्जिस्टिंग रूल तो कवर ही नहीं कर रहे। तो ये फायर फाइटिंग को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। बिल्कुल ये ठीक बात है जी, इट इज ए करेक्ट, ये एडवांटेज है। It allows preparers and auditors to deal with complex transaction which may not be specifically covered by accounting। बिल्कुल ठीक बात है जी कि वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर प्रिंसिपल बेस होगा तो जो हमारे अकाउंटिंग बनाने वाले हैं और जो ऑडिटर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि उनको प्रोफेशनल जजमेंट और गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। रूल बेस के अंदर बाज़ औक़ात वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन अगर कवर नहीं है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड आर थॉट टू बी हार्डर टू सर्कमवेंट। जी सर्कमवेंट कहते हैं उसका चोर सोच निकालना, ठीक है। तो सर्कमवेंट जो होते हैं वो बेसिकली डिसीव के मीनिंग में आते हैं कि आप उसको डिसीव नहीं कर सकते। अगर आप इसके गूगल में डिक्शनरी मीनिंग चेक करें तो मेरा ख्याल है डिसीव का वर्ड ही आएगा, फार टू, ठीक है। हाँ जी, फार टू, फार टू, सर्कमवेंट। सर्कमवेंट के जो डिक्शनरी मीनिंग गूगल दे रहा है वो फाइंड अ वे अराउंड, ठीक है, या ओवरकम प्रॉब्लम टिपिकली इन ए क्लेवर सरस्पिशियस वे, या डिसीव। डिसीव करना आप इसमें नहीं कर सकते, लेकिन जो रूल बेस होता है उसमें डिसीव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल बेस में डिसीव का इसलिए ऑप्शन नहीं होता क्योंकि आपको गाइडलाइन दी जाती है और आपने उसमें जजमेंट अप्लाई किया, उसके अगेंस्ट जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ती है। लेकिन अगर रूल बेस में कोई रूल अवेलेबल नहीं है तो आप उस रूल को किसी तरीके से उसको मोल्ड करके, अगर कोई ट्रांजेक्शन उसके अंदर नहीं कवर होती तो आप उसको डिसीव कर सकते हैं। जिस तरह एनरॉन के केस में हुआ था, या दूसरे जो अर्लियर जो हमारे कॉर्पोरेट जो स्कैंडल्स हैं उसके अंदर ट्रांजैक्शंस को अननेसेसरी आप मोल्ड करते थे, जिसके जरिए आप एक टर्म होती है विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग करते थे आप, यानी आपकी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जिस तरह के उनको एक तरह से कैमोफ्लेज करके या गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता था, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती थी। तो इसका भी गलत बयानी से काम लिया जाता था। हाँ जी, गलत बयानी से काम लिया जाता था उनको हाँ जी, अच्छा बताने के लिए जी बड़ी कंपनी अच्छी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, गलत बयानी कह लें या उसको चीजें। अ सेट ऑफ रूल्स इज गिवन व्हिच अटेम्प्ट्स, ये तो ऑब्वियसली एडवांटेज उसका रूल बेस का होता है, लेकिन इट इजिएस्ट टू प्रूव नॉन कंप्लायंस, ठीक है। ये रूल बेस के अंदर भी एक ऑप्शन होता है। तो ये तीन ऑप्शन इज करेक्ट है शुरू के ए, बी एंड सी, जो तीनों के तीनों प्रिंसिपल बेस को डिफाइन कर रहे होते हैं। और लास्ट जो, ठीक है जी, लास्ट बी नॉट वाले में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ IFRS बोर्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है जी। तो ये टू असिस्ट बोर्ड ये भी है जी, ये तो है। टू असिस्ट इन ऑडिटर इन्फॉर्मिंग ओपिनियन ये भी है जी। टू असिस्ट इन डिटरमिनिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइटम नॉट कवर्ड ये भी है जी। टू बी अथॉरिटेटिव वेयर स्पेसिफिक IFRS conflicts with conceptual framework ये नहीं है जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देख लें, आपको एग्जाम के अंदर जो आपकी रीडिंग पावर है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो
इसीलिए आप MCQs वगैरह जो है ना, अभी तो खैर छोटे छोटे MCQs हैं, इंशाल्लाह आगे चल के मैं आज की क्लास में एक दो लॉन्ग MCQs आपसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। कितने लोगों ने 50 तक किया था ऑनेस्टली? रेज हैंड्स। एक, नाजिम साहब ने, 2, 3, 4, 5, 5, मतलब 10% लोगों ने किया था। सर ये 45 MCQs का आंसर आंसर बताइए मुझे। ए। थैंक यू। तो देखें, ये बहुत छोटी परसेंटेज है। एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करें, गलत सही होना इज अनदर मैटर, लेकिन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है जी, आप करें। ये हार्ड फॉर्म्स नहीं थी हमारे पास, अब हार्ड फॉर्म्स निकलवा लिए इंशाल्लाह, साथ साथ चलता जाएगा। चलें, ये भी ठीक रीजन है, है, बहाना। कोई बात। अब तो वहीद वाले ने भी आपको बता दिया है कि उसके पास अवेलेबल हैं ये सारी। ठीक है, तो उसके पास ये, किसी को अगर प्रिंट निकालने में प्रॉब्लम है या प्रिंट उसको नहीं मिल रहा, तो वो वहीद बुक शॉप से रब्ता कर सकता है, वो आपको जो है ना वो प्रोवाइड कर देंगे, आप उनसे रब्ता कर लें। ठीक है, ये क्विकली बस आप अभी, आपका टाइम है, कल परसों का टाइम है, आप उससे ना अब ये अरेंज कर लें। ओके जी, आज कुछ गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा सा 1-2 मिनट ज़रा प्लीज़ वेट कर लें। अल्लाह अकबर जी। क्लास अब हम फॉर्मली स्टैंडर्ड स्टार्ट करने लगे हैं, और सबसे जो पहला स्टैंडर्ड है वो हम IS2 स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। IS2 रिलेट करता है इन्वेंट्री से, बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है, ऑलरेडी बहुत सारे एरियाज आप इसके पहले से जानते भी होंगे, उसको हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे। इजी स्टैंडर्ड शुरू में रखने का मकसद ये होता है कि आप एक दफ़ा स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज, स्टैंडर्ड्स का पैटर्न और स्टैंडर्ड्स की एक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उससे वाकिफ़ हो जाएं, और जो चीज़ें आप अकाउंटिंग में ऑलरेडी पढ़ के आए होते हैं उनको एक स्टैंडर्ड की फॉर्म में पढ़ना रिलेटिवली इजी होता है। लेकिन अगर कोई नई ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इस वक्त लीज़, अगर एक मैं पढ़ाऊँ लीजिंग, पहला स्टैंडर्ड लीजिंग का पढ़ाऊँ, तो मे बी पॉसिबल कि वो अक्सर स्टूडेंट्स को शायद समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि वो हम नॉर्मली अपनी अर्ली स्टडीज़ के अंदर उस तरीके से नहीं पढ़ के आते। लेकिन जो हमारा इन्वेंट्री हो गया, नॉन करंट एसेट्स हो गए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि, या ये आइटम्स ऐसे हैं जो कि हम अपनी अर्ली स्टडीज़ के अंदर बहुत हद तक कवर कर चुके होते हैं। तो इन्वेंट्री जो स्टैंडर्ड है पहला IS2, IS1 को हम किसी न किसी अंदाज से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन IS1 को हम ज़रूर कवर करेंगे दोबारा जी। तो इन्वेंट्री का जो स्टैंडर्ड है ये ज़रूरी इसलिए है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन और इसका पर्पस क्या है बेसिकली। तो इस स्टैंडर्ड में हम क्या पढ़ेंगे जी? इस स्टैंडर्ड में जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, उस इन्वेंट्री को हम 2 हिस्सों में स्प्लिट करना सीखेंगे। ठीक है जी, 2 हिस्सों में स्प्लिट करना सीखेंगे, एक यूज्ड में और एक अनयूज्ड में। जो यूज्ड इन्वेंट्री की कॉस्ट है दैट इज एक्सपेंस, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं, ये एक्सपेंस है। और जो अनयूज्ड होता है, जो अनयूज्ड है वो हमारा एसेट होता है, जिसको हम इन्वेंट्री में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये जो एक्सपेंस वाला एरिया है ये रिलेट करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से, और जो एसेट वाला एरिया वो रिलेट करता है फाइनेंशियल पोजीशन से।
ठीक है। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन या इन्वेंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, अगर सही ये जो स्प्लिट है अगर ये सही नहीं हुआ होगा तो आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी सही नहीं होगा और फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो स्प्लिट बिटवीन द यूज्ड एंड अनयूज्ड यानी एक्सपेंस और एसेट प्रॉपरली हो, ताकि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक तरीके से रिप्रेजेंट हो और फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक रिप्रेजेंट हो। अगर आपने एक्सपेंस गलत रिपोर्ट किया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, वो भी आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गलत शो कर देगा। और अगर आपने इन्वेंट्री की अनयूज भी गलत निकाला तो एसेट गलत रिपोर्ट होगा और फाइनेंशियल पोजीशन भी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जी इन्वेंट्री का। तो हमने पहले इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को पढ़ना है, इन्वेंट्री क्या होती है इसको डिफाइन करना है, और फिर उसके रिलेटेड मैटर जो भी हमने डिस्कस किए हैं वो हमने कवर किया। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू डिटरमिन दी यूज्ड आइटम एंड अनयूज्ड आइटम। इसको वो किस तरह एक्सप्लेन करते हैं वो आगे देखिएगा। मैंने आपको इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता दिया जी। तो हमारा जो ये पेज नंबर है जी बुक का 158, ठीक है, जिसके बाद बुक है तो 158 पेज निकाले। अब यहाँ पे डेफिनेशंस इन्वेंट्री की हम देखेंगे। तो इन्वेंट्रीज आर एसेट्स। पहली बात है कि इन्वेंट्री एसेट है, लेकिन वो एसेट को उसने मजीद क्लैरिफाई कर दिया। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जी किसी भी स्टैंडर्ड में, क्योंकि जो टर्म्स वहां पे डिफाइन हो रही होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं। और ये चूंकि स्टैंडर्ड के शुरू में ही डिफाइन कर दी जाती हैं तो आगे जब ये बार बार ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होंगी तो यूजर जो है वो फिर इसी डेफिनेशन को जहन में रख के फिर वो आइटम डिस्कस करे जी। Inventories are assets held for sale in the ordinary course of business। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि held for sale अगर नॉन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो वो एसेट इन्वेंट्री नहीं होगा। तो इसने पहले इन्वेंट्री को डिफाइन करने से पहले ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डिफाइन किया कि ऑर्डिनरी से मुराद ये है रूटीन मैटर। रूटीन मैटर यानी आप डेली बेस पे उसको सेल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप ओकेजनली, आपने अगर एसी उठाया है, आपका एसी चल रहा था खराब हो गया, आपने उसको अनइंस्टॉल किया, वहां से रिमूव किया और गैराज में रख दिया, कंपनी के गैराज में रख दिया और उसके ऊपर लिख दिया फॉर सेल, ठीक है। अब वो भी तो एसेट है ना, हेल्ड फॉर सेल, लेकिन वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हेल्ड फॉर सेल नहीं है, तो वो इन्वेंट्री के डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। यहां पे जो बात होती है वो फिनिश गुड की बात हो रही होती है, फिनिश्ड गुड्स। नंबर 2 इन्वेंट्री के अंदर शामिल है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्स, यानी वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस। अब जो लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो इस चीज को जानते हैं कि इन्वेंट्री में वर्क इन प्रोसेस भी शामिल है। और तीसरा है जी इन द फॉर्म मटेरियल और सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ दैट और रेंडिंग सर्विस, यानी जो रॉ मटेरियल्स है। तो बेसिकली जो इन्वेंट्री है वो 3 आइटम पे मुश्तमिल है, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोसेस और रॉ मटेरियल्स। लेकिन इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जरूरी है। जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग आइटम ऑफ इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है, इंक्लूडिंग द परचेज कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। आपने अगर वो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा है तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ a cost of product: direct material, direct labor and factory overhead, ठीक है जी, फैक्ट्री ओवरहेड।
और ये जो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है, इसको हम कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं, इसको हम कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। तो यही यहाँ पे बात लिखी हुई है कि जो डायरेक्ट मटेरियल है यानी ये इसकी परचेज, और जो कॉस्ट है वो कन्वर्जन की, वो उन्होंने यहाँ पे बता दी है, ये कन्वर्जन कॉस्ट है। तो एक एसेट की जो कॉस्ट है, वो एक इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है, वो डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। और इसमें ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इन ब्रिंगिंग एट प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। क्लियर है जी? इसलिए ऐसे प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन के हमने इन्वेंटरी को अपने फैक्ट्री में लेके आने के लिए जो कॉस्ट जी इंकर जी करनी है, जो जी फ्रेट हैंडलिंग, फ्रेट कैरेज, जी जी अभी आगे बता रहे हैं, आगे एक्सप्लेनेशन। जैसे ये अब देखिए ना, कॉस्ट ऑफ परचेज है, तो कॉस्ट ऑफ परचेज कंप्राइज परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है जी, ये वही बात आ गई ना, ट्रांसपोर्टेशन तो वही है ना जी कि आपने इसको लोकेशन पे लेके आना है, तो ये लोकेशन वाली है। हैंडलिंग कॉस्ट भी वही लोकेशन वाली आ गई। एनी अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये जो वर्ड है ना जी, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेस ट्रेड डिस्काउंट्स, रिबेट्स एंड सब्सिडीज। ठीक है, आपको नॉर्मली को ट्रेड डिस्काउंट दे दिया कि जी आप एसेट के ऊपर इतने % आप एट द टाइम ऑफ परचेज, ये आपको हम छोड़ देते हैं पैसे, तो वो भी आप रिबेट भी रिडक्शन इन प्राइस होती है, तो वो भी आप माइनस करवा लेते हैं, तो वो भी आप उसमें से रिबेट तो माइनस। आफ्टर सेल मिलती है ना हमें इनवॉइस को पुट करने के बाद। नहीं रिबेट आपको उसी में दे देंगे ना कि जी ये आपको ये इतना आपको ट्रेड डिस्काउंट, हाँ ट्रेड डिस्काउंट तो आपको एट द टाइम ऑफ सेल ही मिलता है, परचेज ही मिलता है। एट द टाइम ऑफ परचेज मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन रिबेट जो मेरे कि जब आप सेल कर लेते हो, जो आप सेल इनवॉइस है वो पुट करते हैं आप अपनी इधर। नहीं वो हम परचेज के बाद, वो सेल्स की रिबेट है, हम परचेज की रिबेट की बात कर रहे हैं। अच्छा यार, ठीक हो गया सर। मैं शायद आप उसकी बात करें कि ये जो मटेरियल हमने यूज किया है नहीं उस यूज के लिए, वो प्रोडक्ट को सेल करने पे रिबेट होती है, ये परचेज करने की रिबेट की बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें आप जी बेटा। सर रिबेट क्या होता है यहाँ पे? रिबेट कहते हैं एक तरह डिस्काउंट ही है बेटा। ठीक है, डिस्काउंट। ठीक है, जो अक्सर कहते हैं ना कि डिस्काउंट, रिडक्शन इन प्राइस कह लें इसको। अच्छा, तो फिर सर फिर ट्रेड डिस्काउंट और इनमें कैसे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? तो मतलब दोनों ही डिस्काउंट आप कह रहे हैं ना, रिडक्शन दोनों में ही हो रहा है बेसिकली, दोनों एक तरह से आप इसको सिनोनिम्स कह लें, सिनोनिम्स कह लें। अच्छा फिल वक्त के लिए कह रहे हैं, फॉरएवर के लिए सिनोनिम्स कह लें हम इसको। अभी वक्ती तौर पे आप वक्ती इसको तौर पे कह रहे हैं, जब आप क्योंकि वैसे दोनों सेम नहीं है, सारी दोनों चीजें सेम नहीं है। हाँ, जब आप सिनेरियोज में जाएंगे ना, तो जब आप देखें ना, आपको एग्जांपल नीचे एग्जांपल दी हुई है ना, ठीक है, उसमें आपको पता लगेगा। सर और ये डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल ये जो कॉस्ट है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का जो मकसद होता है वो 2 मकसद होते हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट किसी इंटेंडेड लोकेशन और इंटेंडेड कंडीशन में लाने के लिए जो चीज भी इंकर होगी वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कहलाएगी। ठीक है सर, यहाँ पे इसका मतलब ये तो नहीं है जो हमने पढ़ा था डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट या फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट? नहीं वो जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो तो आपको ओवरहेड के अंदर आ गई ना, वो तो हमने ऊपर कवर कर लिया ना कि वो कन्वर्जन के अंदर आ गई है। ठीक है सर, उसमें दोनों आ गई, फिक्स्ड भी वेरिएबल भी। हाँ जी, वो अभी थोड़ी सी मजीद क्लैरिटी उसके अंदर है कि फिक्स को हम जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, बेसिकली वो जरा कॉम्प्लेक्स होती है, उसको फिर आपको कैपेसिटी के ऊपर स्प्रेड करना होता है। जैसे आपने अगर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन पढ़ी है, तो ओवरहेड जो फिक्स ओवरहेड होते हैं वो आप कैपेसिटी के साथ लिंक करते हैं, कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपने यूज करनी है, और एक पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, फिर आप जितनी प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं आप उस तरीके से उसको फिर अप्लाई करते रहते हैं। वो बात कवर हो गई ओवरहेड के अंदर जाके। ये उसके अलावा कोई कॉस्ट है जो आपने उसको कोई जैसे फ्रेट पे किया है, हैंडलिंग कॉस्ट पे की है इन्वेंट्री की, ठीक है, वो अलग है।
ओके सर, थैंक यू। अब इसे इसके नीचे एक एग्जांपल आपको दी हुई है कि साजिद लिमिटेड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिटेल आपको दी हुई है। तो अब आप इसमें देखें कि इसमें इसका नीचे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, हम वो सोल्यूशन को बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि आइटम क्या है। तो इनवाइस वैल्यू ये भी आपकी कॉस्ट का पार्ट है, आप इसको कंसिडर करेंगे। कस्टम ड्यूटी ये भी आपने पे करेंगे तो आपको प्रोडक्ट वहाँ से रिलीज होगी। एक्साइज ड्यूटी भी आप पे करेंगे, ऑब्वियसली आपको पे करनी पड़ेगी। नॉन एडजस्टेबल इनकम टैक्स, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इनकम टैक्स है ये आप अगर आप देंगे तो आपको कहीं पे फ्यूचर में इसकी डिडक्शन नहीं अलाउ होगी, तो ये भी आपकी कॉस्ट का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आप ऐड करेंगे। लेकिन जो रिफंडेबल सेल टैक्स है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे किया तो फ्यूचर में आपको इसका रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में रिकवरी इसकी हो जाएगी, तो ये आप इग्नोर कर देंगे। कैरेज कहते हैं फ्रेट को, किराए को, कैरेज आप पे करेंगे। और कमीशन पे टू एजेंट फॉर क्लियरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी आपकी कॉस्ट का पार्ट है। तो बेटा ऐड करें, कितना बनेगा सबको, एक 180 इग्नोर करके 1565 1565 ले जी, ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक। ये इन्होंने आपको छोटी सी प्रैक्टिस भी करवा दी। आपको एग्जाम में इसका डाटा दिया होगा और नीचे आपसे ऑप्शन पूछे होंगे कि व्हाट इज द कॉस्ट, ठीक है। तो ए बी सी डी में 4 दिए होंगे, आपने कैलकुलेट करना होगा और उसको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ तो चलो उन्होंने सॉल्व करवा दिया ना, ठीक है। तो अभी हम न्यूमेरिकल भी करते हैं थोड़ा सा, अभी आगे चल के ना मैं न्यूमेरिकल भी करवाता हूँ आपको। ओके, इसके बाद ये कन्वर्जन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, और ये वो वाली बात है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड की। थोड़ा सा IAS 2 ने इसको एक्सप्लेन किया है कि जो ओवरहेड का ट्रीटमेंट है ना, ये आपको थोड़ा सा इसने एक्सप्लोर किया है, क्योंकि ओवरहेड 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स तो बड़ा इजी है ना जी आपको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वेरिएबल ओवरहेड बढ़ जाएंगे, कम होगी तो कम हो जाएंगे। लेकिन जो फिक्स ओवरहेड होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन के साथ अटैच नहीं होता, वो आपको पे करना होता है इररिस्पेक्टिव कि आपकी प्रोडक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइन दी गई है, उसमें जो मेजर गाइडलाइन वो ये है कि नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर आपने ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाना है, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो लोग इसको वहाँ डिटेल देखेंगे, इसकी यहाँ पे हमारी डिटेल हम यहाँ पे शायद डिस्कस ना कर सकें कि नॉर्मल कैपेसिटी से मुराद वो कैपेसिटी है जो कंपनी प्लान कर रही होती है कि आपने इस साल अचीव करनी है। आप उसकी बेस के ऊपर एक ओवरहेड का रेट कंप्यूट करते हैं और उसी रेट को यूज करते हुए आप फिर ओवरहेड प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं। यहाँ पे कैपेसिटी नॉर्मल लेनी है जी, आपने नॉर्मल कैपेसिटी, आपने प्रैक्टिकल कैपेसिटी नहीं लेनी, आपने एक्चुअल कैपेसिटी नहीं लेनी, आपने थ्योरेटिकल कैपेसिटी नहीं लेनी, आपने नॉर्मल लेनी, ठीक है। और जो वेरिएंस होगा वो फिर अकॉर्डिंगली आपने ओवर और अंडर अप्लाइड उसको एडजस्ट करना होगा। वो एक फर्दर, वो बाकी सारा प्रोसेस वही सेम है, लेकिन ये कहते हैं कि जी नॉर्मल कैपेसिटी आपने यूज करनी है ओवरहेड की एप्लीकेशन में। और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम यही पढ़ते हैं कि हम नॉर्मल कैपेसिटी यूज करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ने इसको जरा इलेबोरेट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक छोटा सा आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन मैं आपके सामने इधर नहीं भी विजिबल करवाऊंगा, क्योंकि हमने चीज समझनी है, हमने रीडिंग नहीं करनी, ठीक है, थ्योरेटिकल चीज समझनी है। ओके, इसका मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको उठा के एक्सेल पे ले आता हूँ, ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अब एक्सेल का काम हमारा शुरू हो जाएगा। ले जी, एक्सेल के ऊपर क्वेश्चन आ गए। ओके जी, अब क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल 2 है, डायरेक्ट मटेरियल हमें दिया हुआ है 1 मिलियन का, डायरेक्ट लेबर 5 लाख की, वेरिएबल ओवरहेड हमें 5 लाख का दिया हुआ है, और फिक्स ओवरहेड हमें 2,50,000 का दिया हुआ है। नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो हमें दी हुई है 1.5 मिलियन की, यानी 1.5 मिलियन की, और ड्यूरिंग 2004 द एक्चुअल प्रोडक्शन वो 12 लाख की हुई है। तो
बेसिकली हमें कंप्यूटर करना है कि हमें 2 लाख यूनिट की कॉस्ट कंप्यूट करनी। तो उसके लिए देखें क्या करेंगे हम कि जो फिक्स्ड ओवरहेड है ये हमने अप्लाई करना है, फिक्स्ड ओवरहेड इज अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। लेकिन जो बाकी 3 है वो तो हम एक्चुअल कैपेसिटी पे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड करें बेटा, ये जो 3 है 1 मिलियन, ये 2 मिलियन आ गया, 2 मिलियन। हाँ 2 मिलियन जो है ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 12 लाख पे, तो ये पर यूनिट आ जाएगा जी, पर यूनिट ये कैसे आ जाएगा, 2 मिलियन डिवाइड बाय 12 1.67। और ये अभी हमें कितने यूनिट को वैल्यू करना है, 2 लाख 2 लाख को 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 3.3 हाँ जी। एक दफा दोबारा बता दें। क्या इसमें समझ नहीं आया आपको? ये देखिए ना नहीं, डायरेक्ट, अभी जो आप कैलकुलेशन कर रहे थे ना, हाँ तो ये 3 वाले जो मैंने किए ना, ये 3, इन तीनों को मैंने ये तीनों को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 1.2 मिलियन पे, तो ये इसकी कॉस्ट आ गई 2 लाख की। ओके, इसको ऐसे कर लें कि मैं इसको अगर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करूं तो दिस विल बी पर यूनिट एंड दिस इज टोटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, डायरेक्ट लेबर, बजाय ये कि आपको अलग अलग करने के, FOH वेरिएबल और FOH फिक्स। ये थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग आपको टाइप लग रहा होगा, लेकिन बहरहाल कोशिश करूंगा मैं कॉस्ट अकाउंटिंग ना पढ़ना शुरू कर दूं आप लोगों को। सर ओके ये जी, नॉर्मल प्रोडक्शन का नेम, एग्जाम में नॉर्मल प्रोडक्शन का नेम यूज करेगा या कुछ और नेम भी यूज कर सकते हैं? नॉर्मल प्रोडक्शन ही यूज करेगा, और क्या यूज करेगा, नॉर्मल कैपेसिटी यूज कर सकता है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये पर यूनिट कितना आएगा, ये 1 बिलियन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.2 मिलियन, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0.833, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख से, तो मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी 1,667, ठीक है जी। ये तो आप इजीली निकाल सकते हैं ना, कॉस्ट अकाउंटिंग तो पढ़ रहे हैं ना आप जी, ऐसा तो नहीं ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, ये ना कहना कि कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हो जाएगी 5 लाख डिवाइड बाय 1.2.41, हाँ जी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 833। फैक्ट जो वेरिएबल है वो भी सेम हो रहेगा, वही हो जाएगा। और फिक्स फैक्ट्री जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है वो हम नॉर्मल कैपेसिटी पे या 1.5 पे डिवाइडेड बाय पर यूनिट निकालेंगे, यानी 2,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, ये 0.17 आएगा, तो इसको निकाल करेंगे ये 333 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख से, तो इसको ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा 3,667। सर यानी कि यहाँ पे हम जो है इन्वेंटरी की जो कॉस्ट कर रहे हैं उसको ट्रीट कर रहे हैं फिक्स ओवरहेड को लेके, कि एज अ पीरियड कॉस्ट नहीं ट्रीट कर रहे, प्रोडक्शन कॉस्ट के तौर पर उसको ले रहे हैं, ये कह जी सकते जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये प्रोडक्ट कॉस्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना। ये हमें IAS बता रहा है कि हमने इनको पीरियड कॉस्ट नहीं लेनी, जो हमने मैनेजमेंट में पढ़ा है वो मैनेजमेंट में तो आपने वो मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा होगा ना, वो मार्जिनल कॉस्टिंग IFRS एक्सेप्ट नहीं करता, वो एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। वो आपको टीचर ने वहाँ बताया होगा कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि वो हम यूज ही नहीं करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखें इन्होंने क्या सॉल्व किया हुआ जी, इसको जाके देखते हैं। चार्ट बन जाएगी हमारी, हाँ जी, फ्रूट चार्ट बन जाएगी, दोनों को जब मिक्स किया दोनों कोर्सेज को। नहीं नहीं, मैं दोनों पढ़ाता हूँ यार, कोई फ्रूट चार्ट नहीं बनती। आप हमारे टीचर हैं और हम आपके स्टूडेंट। नहीं, ये जी देखो इन्होंने जरा तरीके से सॉल्व किया हुआ है, हमने जरा शॉर्टकट लगाया था, तो ये जरा एक्सप्लेन इन्होंने कर दिया, आंसर दोनों का वाला ठीक ही आया, हमारा भी यही आया, उनका भी यही आया। सर जी बेटा, सर ये फिक्स्ड ओवरहेड को हमने 15 लाख से क्यों किया डिवाइड? इसलिए कि जो फिक्स्ड ओवरहेड होता है वो एज पर IAS नॉर्मल प्रोडक्शन के ऊपर स्प्रेड करके अप्लाई करेंगे, अच्छा, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। ये देखिए इन्होंने क्या किया, इसको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने एक्सेल के अंदर उसको वहां सॉल्व कर दिया,
उन्होंने उसको देखें ये कितना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। बुक आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज एक्सप्लेन कर रही है जी, गुड। ये एसीसी की कॉपी नहीं लग रही सर जी, ACCA की कॉपी हो या CA की कॉपी हो या ICAW की कॉपी हो, हमें इससे जो है ना वो कोई मसला नहीं है। हमें तो देखना है कि जी ये हमारा काम पूरा होना चाहिए बस। चाहे हमारा ही देखिए हो जाए। ये सारे बहन भाई है ना जी, आप ACCA कर लें, आप CA कर लें, आप ICMA कर लें, कंटेंट तो सारे सेम है ना जी। अब कोई नई चीज तो नहीं ना डेवलप हो सकती, कंटेंट तो सारे वही है ना जी। जी सर, बिल्कुल राइट। ओके जी। अच्छा, इसे अगर हम थोड़ा सा अब आगे ना जाना चाहें और अगर हम MCQs पे जाएं तो MCQ नंबर मैंने आइडेंटिफाई किया है 70 नंबर, ठीक है। 70 नंबर जो MCQ है आपके कोर्स पैक का, ये जी MCQ बैंक का, वो अब रिलेट करता है जी यस 70 की 70 70 ठीक है। अब इसमें असल में कुछ और चीजें अभी स्टैंडर्ड के अंदर हैं, लेकिन चलें पहले एक दो चीजें पढ़ लें फिर हम वापस मूव करेंगे। इसको आगे देखते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है इसके आगे। हाँ जी, इसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जी कुछ कॉस्ट हम एक्सक्लूड करेंगे जी, कुछ कॉस्ट हम इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल हम इग्नोर कर देंगे जी। स्टोरेज कॉस्ट इग्नोर करेंगे अनलेस नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बिफोर द प्रोडक्शन स्टेज। इसको क्लैरिफिकेशन दी जाती है जब कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल स्टोरेज है वो आपकी कॉस्ट होती है, जबकि जो फिनिश गुड स्टोरेज है, फिनिश गुड्स स्टोरेज है वो एक्सपेंस होती है, वो इग्नोर करते हैं, वो हम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल था, जब मैं अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहा था ये टॉपिक, तो एक बच्चे ने कहा कि सर एक वेयर हाउस है जहाँ पे रॉ मटेरियल भी पड़ा हुआ है, वहाँ पे फिनिश गुड भी पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे लकड़ी भी पड़ी हुई है जो आपने अभी तैयार करनी है, और वहाँ पे चेयर्स भी जो तैयार पड़ी हैं तो वो भी पड़ी हुई हैं। अब क्या करेंगे? अब आपने रेंट तो उसका 1 लाख पे किया है पूरे हॉल का इकट्ठा ही, अब क्या करेंगे? सर उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग है, प्रोसेस अकाउंटिंग नहीं हम उसको कैटेगराइज करेंगे, उसे क्या कहते हैं क्या? उसके लिए ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि जो हमारा पूरा हॉल है वो कितने स्क्वायर फीट का है, स्क्वायर फुट और क्या उस पूरे साइनिंग स्क्वायर, करेंगे। हाँ जी, और हाँ, और कितने स्क्वायर फीट पे हमारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है ऑन एवरेज, वो तो पता लग ही जाएगा ना, और कितने स्क्वायर फीट पे हमारा फिनिश गुड पड़ी है, तो उसको फिर हम स्प्लिट कर लेंगे उसके स्टोरेज स्पेस के हवाले से, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल होता है बाज़ औक़ात, ये आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेशन के टॉपिक में, कि जहाँ पे आपको एक ही कॉस्ट मल्टीपर्पज दी होती है, वहाँ आपको उसको फिर स्प्लिट करना होता है बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव कंजम्पशन, ठीक है। तो आप ये इधर, हाँ जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेवल के तो के ऊपर खैर आपको इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं शायद दी जाए, लेकिन बहरहाल कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले एरिया पे शायद आपको ये वर्किंग करनी पड़े, ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी आप इग्नोर कर देते हैं। ये तमाम आइटम आपने एक्सक्लूड करने हैं जी, ये तीनों एक्सक्लूजन्स की बात हो रही है। एबनॉर्मल आपने एक्सक्लूड करने हैं, स्टोरेज एक्सक्लूड करनी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपने एक्सक्लूड करने हैं, ठीक है। नॉर्मल अमाउंट वो वेस्टेज को इंक्लूड करेंगे फिर, अब अगर अब नॉर्मल जो है। जी 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 नॉर्मल इंक्लूड होती है, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट इंक्लूड करते हैं। अब ये ना पूछना कैसे करते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का मेजर डिफरेंस क्या है? मुझसे तुम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ना चाहते हो हैं, चलो बता देते हैं। नॉर्मल लॉस जरा चलें जी, आप देख लें। नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस इज अनएक्सपेक्टेड लॉस।
अगर एक चीज एक्सपेक्टेड है तो आपने उसकी प्रोविजन रखी होती है ना। मिसाल के तौर पे आपको, अगर आप आपको 10 किलो आटा बनवाना है और आपको ये पता है कि यार 1 किलो गंदम यूज जो है ना वो उसके अंदर लॉस वेस्ट हो हो जाती जाएगी है, तो gradually। आप 11 किलो गंदम पहले से लेंगे और 10 किलो आटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1 किलो गंदम का जो लॉस है ये नॉर्मल लॉस है, क्योंकि आपको पता था पहले से कि 1 किलो लॉस होगी ही होगी। तो नॉर्मल लॉस जो है ये पहले से प्लान की जाती है और ये पहले से प्रोडक्शन के अंदर इनकॉर्पोरेट करके आउटपुट को प्लान किया जाता है। लेकिन हुआ ये कि जब आपने वो 11 किलो गंदम डाली, 10 किलो के बजाय आपको 8 किलो निकली आउटपुट, तो वो जो 2 किलो आपको नुकसान हो गया, वो फॉर एग्जांपल बिजली का एक ब्रेकडाउन आया, उसकी वजह से क्या हुआ, एक नट खुल गया और वो सारी जो गंदम थी वो जो आटा था वो आपका वहां से गिर गया, लॉस हो गया। तो अब वो आपने प्लान तो नहीं ना किया था कि अभी हम ये 2 किलो गंदम है, ये बिजली का ब्रेकडाउन होगा, गंदम जाया होगी, गिरेगी, तो ये जी हमारा, हम भी इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर ऐसा होता तो आप उसके लिए मेजर्स लेते। इसीलिए प्रोसेस कॉस्टिंग या जब हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो नॉर्मल जो लॉस होती है इसको हम कहते हैं, अब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टर्म मुझसे पढ़ लें, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, आप पढ़ लें। नॉर्मल लॉस इज ए पीरियड कॉस्ट, सॉरी प्रोडक्ट कॉस्ट, जबकि एबनॉर्मल लॉस इज ए पीरियड कॉस्ट। ठीक है, तो इसीलिए एबनॉर्मल लॉस जो होती है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाई जाती, इसलिए ऐसे इग्नोर किया गया। ठीक है, एक्सीडेंटल लॉस जो होता है, हाँ एक्सीडेंटल कह लें, एक्सीडेंटल इंसिडेंटल कह लें, उसे एबनॉर्मल कह लें। अनएक्सपेक्टेड कह लें, हाँ जी एबनॉर्मल, हाँ जी एबनॉर्मल। ठीक है, गुड, और इज वेरी गुड कि यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, और डू आस्क क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्लैरिटीज होंगी चीज़ों की। और शुरू के स्टैंडर्ड्स के अंदर हम स्पीड अप इसलिए नहीं करते कि ये चीज़ें आप सीख रहे होते हैं, जैसे जैसे आप ये चीज़ें सीख जाएंगे, अब ये तमाम बातें हमने वहाँ पे रिपीट करनी होती हैं IAS 16 में जाके, लेकिन ये चीज़ें आपको पहले ही पता होंगी तो वहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे, वहाँ पे हम स्पीडीली मूव कर जाएंगे आगे जाके। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन है डू आस्क क्वेश्चंस। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने दी भी है। अब ये एग्जांपल क्या है, इसको लास्ट के अंदर लिखा हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट भी, ये अब यानी कि ए पॉइंट के अंदर जब अगर हम इसे पूरा पढ़ें तो ये अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल एंड लेबर आर अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी तो हमने मटेरियल की डिस्कस कर रहे हैं, इन्वेंटरी। अच्छा, फिनिश गुड्स के लिहाज से कह रहा है कि अगर उसकी वर्क इन प्रोसेस के अंदर कोई लॉस वेस्टेज होती है उसकी क्या है? अदर प्रोडक्शन कॉस्ट ये भी है ना जी कि आप इसके अलावा कोई ओवरहेड कॉस्ट, आपने इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया हुआ है, ठीक है ना, आपने कोई इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया है, कोई और कॉस्ट यूज की है जो इन ना मटेरियल है ना लेबर है, ठीक है, तो वो एबनॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, तो वो आप, हाँ तो वो आप इग्नोर करेंगे। अब उसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा फर्दर डिटेल है जो कि इधर रेलेवेंट नहीं है, वो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की डिटेल पढ़ते हैं ना वहां पे जाके रेलेवेंट होगी। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जी NRV का। NRV कोई मुश्किल चीज नहीं है जी। NRV नेट रिलायजेबल वैल्यू, मैं आपको इसका फार्मूला लिखवा देता हूँ, ये फार्मूला बस आप याद कर लें, बाकी ये लफाजी आप पढ़ते रहिएगा। नेट रिलायजेबल वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू माइनस सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड कंप्लीशन कॉस्ट। ठीक है, अब फेयर वैल्यू क्या है जी? फेयर वैल्यू इज मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू या एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस या मार्केट वैल्यू। ठीक है, यही आप पढ़े जरा, यही लिखा होगा, लिखे जरा, पढ़े जरा, कोई बंदा पढ़े जरा, ये NRV का लिखा हुआ। कोई एक बंदा पढ़ दे। NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business less than the estimated cost of the completion and the estimated cost necessary to make the sale। हाँ जी, तो सिंपल आपने क्या करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसको जो नॉर्मल लिटरेचर में और प्रैक्टिकली लोग यूज करते हैं ना NRV को, वो कहते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसको लिए शॉर्ट फॉर्म कहते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
ठीक है, FVLCTS, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये शॉर्ट फॉर्म याद भी करने के लिए बड़ा आसान है, तो ये आप इतना लंबा, इतनी लंबी डेफिनेशन याद नहीं ना करेंगे, आप याद करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बस दिस इज द आंसर। ओके, अब एक एग्जांपल वो दे रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3। तो ये एनए भी निकालने की हमें जरूरत क्या है, ये भी तो बताते हैं। जी जी बताते हैं, अभी ये भी आपको ये खुद बताएगा किताब, इसलिए चलें इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो इन्वेंट्री की वैल्यू होती है, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रिंसिपल नोट करें जी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रिंसिपल। इन्वेंट्री is valued at lower of cost and NRV। बस पहले आप ये सेंटेंस कहीं पे लिखें, ठीक है। ये प्रिंसिपल आपका है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या है, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। एक तरफ आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जो आप ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं, जैसे ये आपने ये 3666 कैलकुलेट किया, ये कॉस्ट है, फिर आप उसकी NRV कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे लोअर कौन सा है, और उस लोअर पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री को रिपोर्ट करेंगे। ये इन्वेंट्री का प्रिंसिपल है। और लोअर क्यों रिपोर्ट करेंगे, ड्यू टू दी एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस। यस, अपने फेयर वैल्यू सेलिंग एंड कंप्लीशन कॉस्ट, ये कहां से आएगी हमारे पास? बताएंगे ना आपको, क्वेश्चन में बताया जाएगा। है क्या? अभी सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। हाँ जी, अभी बताएंगे सवाल में। अच्छा, अब ये चीज आ गई ना जी, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको अभी ना एमसीक्यूज पे इसलिए नहीं ले जा रहा कि एमसीक्यूज में कुछ थोड़े से ना टेक्निकल एमसीक्यूज हैं, वो मे भी पॉसिबल इस वक्त आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन ये एग्जांपल नंबर 3 करने के बाद ना शायद आप वो 70 से आगे जो तो 3-4 एमसीक्यूज हैं वो कर लें। तो चलें कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में 1-2 मिनट लगा के उसको देख लें, लेकिन बहरहाल अब टाइम खत्म की तरफ जा रहा है, लेकिन बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 तो करते हैं। यहाँ तक कोई चीज क्लैरिटी चाहिए तो आप पूछ लें। अब तो इतनी चीजें हमने पढ़ी हैं इन्वेंट्री के अंदर। खामोशी को मैं पॉजिटिव समझूं या नेगेटिव समझूं? ना ही समझे, रमजान समझे। रमजान समझे, हाँ जी, रमजान तो खैर है। बहरहाल अब ये कि अगला वीक और उससे अगले वीक में शायद 2-3 क्लासेस हों हमारी, तो अब ये भी जरूरी है जी। अटेंडेंस लेनी है, आपने कहा था कि मुझे 5-10 मिनट पहले बता दें कल के लिए। हाँ, तो ये अब मुझे जो सीआर साहब है ना, ये जरा मुझे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 50 क्या कहते हैं, अभी पार्टिसिपेशन है। ओके सर, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हाँ जी, ये आपके पास आ रहा होगा ना शायद। जी हबीब साहब, आपने कोई सवाल? जिन स्टूडेंट्स ने ना अपने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखे हुए ना, साथ रजिस्ट्रेशन नंबर नेम लिख के अपने साथ। हाँ जी, ये देखें ना, अब थोड़ा सा मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रोफेशनल इदारे में आप प्रोफेशनल बिहेव करें जी। यू आर नाउ पार्ट ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट अल्हम्दुलिल्लाह ICMP, एंड अब देखें काफ़ी सारे स्टूडेंट ने वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर साथ नहीं लिखा हुआ। ऐसा प्लीज़ ना करें प्लीज़। इसको ना आप कल से क्लास में करें जी बेटा। सर मार्केट वैल्यू को हम प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं? नहीं, मार्केट वैल्यू इज समथिंग एल्स एंड प्रेजेंट वैल्यू इज समथिंग एल्स। प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड आइटम। मार्केट वैल्यू तो मार्केट में चीज जिसमें बिक रही है वो है ना बेटा। प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग डिस्काउंट रेट, ठीक है, इज ए फाइनेंस कॉन्सेप्ट। और मार्केट वैल्यू में हम डिस्काउंट नहीं करेंगे? नहीं, डिस्काउंट का मतलब वो रिडक्शन वाली बात नहीं है। डिस्काउंट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट हम यूज करते हैं ना फाइनेंस के अंदर प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, कंपाउंडिंग फैक्टर डिस्काउंट, वो डिस्काउंट की बात कर रहा हूं मैं वो प्राइस में डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा। अच्छा जी, जो आप कैपिटल बजटिंग पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी, चले कोई बात, मैं पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं, कोई बात। एग्जांपल 3
हाँ जी एग्जाम, हाँ जी वो कहते हैं जी की कल कर रहे हो एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ। सर जरा ठीक है अगेंस्ट स्टूडेंट्स को कह दें कि अपने जी, जो मैंने तो रजिस्ट्रेशन कह नंबर साथ दिया है, लिख दें। मैंने तो कह दिया जी। अब बाकी स्टूडेंट्स माशाल्लाह प्रोफेशनल लोग हैं सारे, देयर सर विल बी। आज काइंडली मुझे बस याद नहीं था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई क्या बात कहते नहीं, हैं जरूर कोई करेंगे। बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली दफा प्लीज जरा कि कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो बता सकते हैं कोई verbally। बात नहीं, अभी भी एडिट कर लो आप, हो जाएगा एडिट। ठीक है, जैसे हमारे लेकिन सर जी बेटा, सर जिन लोगों आपका को अभी मैसेज, रजिस्ट्रेशन आपका नंबर मैसेज मुझे अलॉट नहीं हुआ है। आपका बेटा मैसेज मुझे आ गया था, वो मैंने उसका जवाब नहीं दिया। वो कोई बात नहीं, वो जब आएगा तो लिख दीजिएगा। उसके आगे अब उनसे रब्ता करें ना कि सर हमें तो कहते हैं जी कि रजिस्ट्रेशन में बताएं, हमने अटेंडेंस लगानी है। सर मैंने उनको कॉल की थी तो यहाँ मुल्तान कैंपस में, तो वो कह रही थी कि अभी आपकी जो रजिस्ट्रेशन फाइल है वो गई हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है सर, थैंक यू। नहीं। Those with the in process stage can ignore this। जब उनको मिल जाए तो वो लिख दें, लेकिन लिख दें बहरहाल फिर। आई होप कि हम नेक्स्ट टाइम इस चीज पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पीपल विल टेक केयर ऑफ इट ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह। जी हबीब साहब। किधर चल रहे हो? अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 3। अल्लाह अकबर। एग्जाम्पल नंबर 3 तो आप लोग कर लीजिएगा, ये तो कितना मुश्किल मुझे लगती तो नहीं है। खैर बहरहाल इसको ना ज़रा फिर ओके जी, मैं करवाता हूँ आपको। अब ये थोड़ा सा ब्रेक में आ जाएगी तो इसको एक्सेल पे कर लेते हैं वो। सोल्यूशन ना देखा, सोल्यूशन शायद हमारा बाद में देखेंगे, उसमें गलती अगर होगी तो हम सही कर लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन अभी हम लर्निंग स्टेज के ऊपर है, तो सोल्यूशन आपकी आसानी के लिए प्रोवाइड किया। ये तो आप लोग खुश नसीब है जी, आपको सोल्यूशन साथ दिया होता है। अगर आप कोई 20 साल पहले, जिस तरह हम लोग पढ़ते थे 20 साल पहले, तो उस वक्त तो कभी सोल्यूशन मिलता ही नहीं था हमको। वो टीचर ने सख्ती से मैं मना किया था, खबरदार किसी ने सोल्यूशन देखा। ये तो आप लोगों को तो यू आर इन दी समझ लें कि पढ़ाई की जन्नत में है कि आपको हर चीज़ मिली हुई है, हर चीज़। हमें तो बुक्स पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में बैठना पड़ता था, बाद बुक्स भी इशू नहीं होती थी। ठीक है ना, तो अभी तो सॉफ्ट कॉपी में आपको हर चीज़ अवेलेबल है, गूगल ड्राइव पे रख दी है जी टीचर ने, एक्सेस कर लें। ठीक है, तो ये जस्ट अल्लाह पाक का बड़ा करम है जी, ये इस तरीके से चीज़ों को मिलना। बहरहाल मदीना लिमिटेड हैज स्टॉक ऑफ शूज, द कॉस्ट ऑफ शूज इज ₹15,000। ठीक है जी, कॉस्ट जो है वो 15,000 की है। ठीक है जी, द कंपनी हैज आल्सो ए वर्क इन प्रोसेस ऑफ दैट स्टॉक, द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट दिस वर्क इन प्रोसेस इज 5,000। up till now ₹10,000 have been spent on this work in process stock। ठीक है जी, यानी 10,000 जो है वो स्पेंड हो चुके हैं, और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट है वो कितनी है, वो 5,000 मजीद है, यानी 15,000 टोटल लगेंगे आपको। ओके जी, the company pays 2% commission on sale to distributors, the estimated selling price of finished good is and working process is 35,000। तो बड़ा सिंपल है जी, कॉस्ट के दो हिस्से कर लें जी, कॉस्ट निकालें जी, कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट। कॉस्ट में पहले फिनिश गुड्स है, वो कितनी है बेटा, ₹15,000। नहीं बेटा, 15,000 फिनिश गुड है ना, ऊपर बताया हुआ है। 20,000 नहीं ये 15,000 ऊपर ये बताया हुआ है 15,000। सर ये तो कॉस्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ शूज है ना। हाँ तो ये शूज आ गए ना, उसके बाद वर्क इन प्रोसेस के अलावा है ना, यानी कि 2 आ गए इसमें। हाँ जी, तो वर्क इन प्रोसेस कितना है, 5,000 एक है। हाँ जी, तो वो कितना हो जाएगा, ₹5,000।
रुपीज 20,000 या नहीं 15,000 3,000 और सर 10 और 5 15 हाँ 10,000 प्लस 5,000 ओके। तो टोटल कितना हो गया ये 30,000 कॉस्ट 30 होगी ना जी। और एनआरवी निकालें। एनआरवी सेलिंग प्राइस कितनी है रुपीज 35,000 35,000। सेलिंग कॉस्ट कितनी है 2% निकालें इसका। सर सेलिंग कॉस्ट हम यहाँ पे क्यों ले 700 सो 700 हाँ 700 इसलिए कि वो एनआरवी कंप्यूट तो करनी है ना जी। कितनी आ जाएगी आंसर 24,300 34,300। हाँ जी। तो बेटा लोअर क्या है इन दोनों में से कॉस्ट लोअर 29,300 30,000 लोअर इज 30,000 लोअर इज 30,000। दोबारा देखें हमें बताया गया था कि जी जो मदीना एंटरप्राइज है ये लिमिटेड है उसके पास स्टॉक ऑफ शूज है तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज 15,000 ये तो फिनिश गुड हो गया ठीक है। और उसके बाद आल्सो की बात हो रही है कि वर्क इन प्रोसेस है वो जो द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट दिस वर्क इन प्रोसेस 5,000 है लेकिन 10,000 उस पर ऑलरेडी खर्च हो चुका हुआ है। तो 10,000 आपने ये वाला लिया है और ये 5,000 है वो ये वाला लिया है और ये जो 15,000 था वो ये वाला लिया है ठीक है जी। और इसको दोनों तीनों को ऐड किया तो ये 30 आ गया। अच्छा आपने टोटल का जो एनआरवी लिया कि इसी हालत में अगर सबको भेज दिया जाए तो 35,000 में भेज जाएगा लेकिन 700 रुपये कमीशन भी होगा ना क्योंकि आपको 2% कमीशन भी देना है ठीक है। ओके तो वो 35,000 आ गया ठीक है। तो इसमें से माइनस करें तो 34 तो इसमें से लोअर क्या बन रहा है तो लोअर इज दी 30,000 तो 30,000 इज दी लोअर ऑफ। तो इन्होंने एनआरवी कैलकुलेट करवाया तो एनआरवी कैसे आएगा इन्होंने आंसर पूछा है कैलकुलेट एनआरवी तो हमने तो ये एनआरवी निकाला लेकिन हमने इसको लोअर भी बताना है कि लोअर ये है इन दोनों का लेकिन भाई इन्होंने रिक्वायर्ड पूछा हुआ है कैलकुलेट एनआरवी तो एनआरवी का आंसर है 34,300। अब इसका सोल्यूशन जाके देखेंगे उन्होंने क्या किया हुआ है। नहीं ये जो 5,000 है ये कंप्लीशन कॉस्ट नहीं हमारी ये इसमें से लेस नहीं करेंगे तो टोटल हमारी सेलिंग प्राइस 35,000 है फिर उसमें से सेलिंग कॉस्ट जो कमीशन है उसमें से 5,000 भी तो लेस होगा सर कॉस्ट ऑफ इधर कंप्लीशन की है बात ये। कर रहे हैं। अच्छा ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन उधर उधर कर लें इसको उधर कर लें सर इसमें से 5,000 भी तो लेस होगी ना सर ये आपने फार्मूला जो लिखवाया है। अच्छा सेलिंग कॉस्ट टू कंप्लीट ठीक है तो करें यस इसको। सर ये किस लॉजिक से किया ये तो हमें भी दोनों तरीके समझा देगा कि आपने ये भी ठीक है जिस तरह आपने किया है ये भी बता देगा कि दूसरा जो करने लगे हैं सोल्यूशन के मुताबिक वो भी बता देगा तो उनमें क्या डिफरेंस है। बिल्कुल बताएंगे ये। अच्छा ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट है मैंने फार्मूला लिखवाया था कि कॉस्ट जो एक्चुअली इंकर हो चुकी हुई है ठीक है जी वो अभी इंकर कितनी हुई है तो अगर आप इसको सोल्यूशन उस तरीके से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ओके। तो ये ऐसे होगा वर्क इन प्रोसेस 10,000 ये कंप्लीट हो गया ठीक है। और एनआरवी सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट ठीक है। अच्छा इसको जरा आगे कर लेते हैं। ओके सेलिंग प्राइस इज ₹35 कॉस्ट टू कंप्लीट इज 5,000 ये लेस हो जाएगी इसमें से ब्रैकेट कर दें और लेस सेलिंग कॉस्ट